Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology subject, dear friend. And in same series of lectures, again I am here to discuss with you people certain important things related to NCERT sociology book, dear friend. As you all know that we have started a new series of NCERT class 11th and class 12th book from this platform, dear friend. And we have already covered certain chapters of this book introducing sociology of class 11th NCERT book, dear friend. Class 11th में there is another NCERT book also, dear friend, that is introducing society, that we will do later on. And we have already covered 3 chapters of this book. 3 chapters हम आपके साथ already कर चुके हैं दोस्तों. 4th chapter को हम 2 parts में कर रहे हैं. One part we have already done, dear friend. The part is culture and socialization का first part हम आपके साथ कर चुके हैं. Now in today's class, dear friend, we are going to start with second part of this topic, that is culture and socialization. So I hope कि last जो हमने first part आपके साथ discuss किया था वो आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों. आज हम इस chapter culture and socialization का second part आपके साथ करेंगे और आई होप कि इसमें भी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. एक अच्छा सेशन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी सब्जेक्ट, सोशोलॉजी ऑप्शनल टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड, डियर फ्रेंड. और अगर आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट के साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में. बट देखिए उसके पहले एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि देखिए जब भी आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट के साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार एज ए बिगिनर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं दोस्तों. और ये डाउट्स होते हैं कि क्या आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए. और देयर इज वन स्टैंडर्ड बुक दैट इज थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन सोशोलॉजी बाई हॉर्लुम्बस एंड हॉलबर्न. हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा चैनल है सेंटर फॉर सोशोलॉजी, इसके थ्रू दोस्तों हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को इसी यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हम चैप्टर वाइज बहुत ही स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअली, कंसिडरिंग कि आपका बैकग्राउंड है सोशोलॉजी में या नहीं है, हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं. और इसी के साथ साथ दोस्तों तीसरी एक जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो होती है आंसर राइटिंग, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज. So answer writing is also one important aspect that we are going to cover from this particular platform itself, dear friend. So in classes को आपको मिस नहीं करना है दोस्तों. None of these classes you should miss. और हम इन सारी चीज़ों को आपके साथ कवर करेंगे. इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, ये हमने आपके साथ स्टार्ट किया. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3. राइट नाउ वी हैव बीन कवरिंग चैप्टर नंबर 4 दैट डील्स विद कल्चर एंड सोशलाइजेशन. और इस कल्चर एंड सोशलाइजेशन का जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें ऑलरेडी एक क्लास हम आपके साथ कर चुके हैं दोस्तों. आज इसकी सेकंड क्लास है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों. तो कल्चर एंड सोशलाइजेशन ये चैप्टर है जिसको हम आपके साथ कर रहे हैं दोस्तों. नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिलेटेड टू कल्चर. कल्चर क्या है, कल्चर की अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म हमने आपके साथ डिस्कस किया. और मुझे लगता है कि देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों. एथनोसेंट्रिज्म में हम ये देख रहे थे कि देखिए कैसे आप किसी दूसरी सोसाइटी के कल्चर को, दूसरे ग्रुप के कल्चर को अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपने कल्चरल नॉर्म्स के बेसिस पर जज करने की कोशिश करते हैं, इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं. और कई बार जब आप अपने कल्चर के सापेक्ष, अपने कल्चर के रिलेटिव दूसरे कल्चर को, उनकी नॉर्म्स को, उनकी वैल्यूज़ को जज करते हैं, तो कई बार आपको दूसरा जो कल्चर होता है वो इन्फीरियर लगता है, बैकवर्ड लगता है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स लगता है. और हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि भारतीय जो समाज है उसकी वैल्यूज़ को, उसके नॉर्म्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को यूरोपियन जो वर्ड था उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जज कर रहे थे. तो भारतीय जो समाज था उन्हें बैकवर्ड, ऑर्थोडॉक्स, रिग्रेसिव इस तरह से लग रहा था. ये एथनोसेंट्रिज्म हमने आपके साथ डिस्कस किया. जब अपने कल्चर को स्टैंडर्ड मानकर आप दूसरों के कल्चर को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं. इसी का जस्ट अपोजिट, एथनोसेंट्रिज्म का जस्ट अपोजिट एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको हम कॉस्मोपॉलिटिज्म बोल रहे हैं. और ये जो कॉस्मोपॉलिटिज्म का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप दूसरों के कल्चर को, अपने कल्चर को तो आप वैल्यू दे ही रहे हैं, उसी के साथ साथ
दूसरों के कल्चर को भी आप वैल्यू देते हैं दोस्तों। सो कॉस्मोपोलिटिज्म इज दैट आइडिया वेयर यू वैल्यू द कल्चर ऑफ अदर्स एंड यू रिकॉग्नाइज, यू सेलिब्रेट कल्चरल डिफरेंसेस दोस्तों, कि हमारे नॉर्म्स, हमारी प्रैक्टिसेस ये हैं, आपके नॉर्म्स, आपकी प्रैक्टिसेस ये हैं। और हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि हर जो कल्चर होता है दोस्तों, वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज होता है, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है। तो हो सकता है कि आपकी मान्यताएं, आपकी प्रैक्टिसेस, आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज अलग हो, और दूसरों के नॉर्म्स, दूसरों की वैल्यूज, दूसरों की प्रैक्टिसेस भी अलग हो। तो कॉस्मोपोलिटनिज्म इज जस्ट एन अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म में दूसरों के कल्चर को आप अपने कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग जज करते थे। यहाँ पर दूसरों के कल्चर को भी आप उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं जितनी आप अपने कल्चर को दे रहे हैं, या कल्चरल डिफरेंसेस को, कल्चरल प्लूरलिज्म को आप क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ कॉस्मोपोलिटिज्म। और इवेल्युएटिंग वैल्यूज ऑफ अदर्स एज पर योर ओन, ऐसा आप नहीं कर रहे थे, जो कि आप कर रहे थे कहाँ पर, एथनोसेंट्रिज्म में। तो आई होप कि एथनोसेंट्रिज्म और कैसे कॉस्मोपोलिटिज्म का ये जो आइडिया है ये अपोजिट है, डिफरेंट है एथनोसेंट्रिज्म से, ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आई है तो जल्दी से हाँ बोलिएगा। कॉस्मोपोलिटिज्म में हो क्या रहा है कि आप दूसरों के कल्चरल को, जो डिफरेंट कल्चर है, उनको, उनके डिफरेंसेस को अकोमोडेट करते हैं और कल्चरल एक्सचेंज को, कल्चरल बोरोइंग को प्रमोट करते हैं। और देखिए, जब आप इस तरह की वैल्यू प्रीमाइसेस के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये हमारा कल्चर है, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, ये आपका कल्चर है, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके नॉर्म्स हैं, आपके कल्चर की कुछ चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं, हम आपसे ले रहे हैं, हमारे कल्चर की भी कुछ चीज़ें आपको पसंद आ सकती हैं, आप हमारे कल्चर से ले सकते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे जो कल्चर होता है वो इनरिच होता है, और ज़्यादा इनरिच होता है कल्चरल बोरोइंग के थ्रू, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू। ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं इन्हें अकोमोडेट करने के थ्रू आप दूसरे कल्चर में, दूसरे समाज में जो चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, ईजिली आप उन्हें बोरो कर सकते हैं, ईजिली आप उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने कल्चर को इनरिच कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कॉस्मोपोलिटिज्म कल्चर का डियर फ्रेंड, कि कैसे देखिए ऐसा हो रहा है कि हम आज की डेट में एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है। और जब हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो यहाँ पर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि इंटायर वर्ल्ड इज गेटिंग श्रिंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल विलेज। बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, जहाँ पर आप दूसरे कल्चर को एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को लेकर आप एक्सपोज हो रहे हैं, और इस तरह से आपका जो कल्चर है दोस्तों वो इनरिच होता है। इसी बात को इस बुक में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। तो देखिए, एथनोसेंट्रिज्म से एक सेंस ऑफ अपोजिशन है किसमें, कॉस्मोपोलिटिज्म में। एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता था कि आप अपने कल्चर को स्टैंडर्ड मान के दूसरे कल्चर को इंफीरियर या उनका वैल्यू जजमेंट करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं दूसरे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ, एथनोसेंट्रिज्म, कॉस्मोपोलिटिज्म, ये आपने अच्छे से समझा कि एथनोसेंट्रिज्म में दूसरों के कल्चर को आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इवेलुएट करते हैं, बट कॉस्मोपोलिटिज्म में आप क्या करते हैं, दूसरों के कल्चर को, कल्चरल डिफरेंसेस को, कल्चरल प्लूरलिज्म को, कल्चरल हेट्रोजिनिटी को आप चेरिश करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, और इस प्रक्रिया में अपने भी कल्चर को आप इनरिच करते हैं। आई होप कि दिस आइडिया यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है इस एनसीईआरटी बुक में कि कैसे कल्चर से आप अपनी आइडेंटिटी फ्रेम करते हैं। दोस्तों, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए, ये जो कल्चर है ये ग्रो होता है बाय लिविंग इन सोसाइटी। किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में रहते हुए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनको चेरिश करते हुए कल्चर ग्रो करता है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डियर फ्रेंड। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो आइडेंटिटीज होती हैं, वेरी ऑफन डियर फ्रेंड, दीज आइडेंटिटीज आर नॉट इनहेरिटेड आइडेंटिटीज, दीज आइडेंटिटीज आर गाइडेड बाई पीपल लिविंग इन ए ग्रुप डियर फ्रेंड। जैसे जब आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अगर आपका बर्थ नॉर्थ इंडिया में हुआ है, जब आप नॉर्थ इंडिया में आपका बर्थ हुआ है, तो जब आपका सोशलाइजेशन होता है, आप अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को होते हुए देखते हैं दोस्तों। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो फेस्टिवल्स हैं, वो जो त्यौहार हैं, वो जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं।
and with the time you identify that you belong to a North Indian culture, you belong to a South Indian culture, you belong to a Punjabi culture, you belong to a Gujarati culture. तो ये जो कल्चर होता है जो कि समाज में रहते हुए, एक ग्रुप में रहते हुए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए डेवलप होता है, ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी होता है और आप कई बार इस कल्चर के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं या लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कल्चर, ये जो व्यक्ति है इस पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करता है. बट इन ए कल्चर देयर कैन बी वेरी ऑफन इन ए सेम कल्चर देयर कैन बी सेवरल सब कल्चर. एक ही कल्चर में बहुत सारे सब कल्चर्स भी हो सकते हैं. जैसे इंडियन कल्चर में बहुत सारे सब कल्चर्स हो सकते हैं दोस्तों. कई बार ऐसा होता है कि समाज में जो रिच सेक्शन है, जो अपर स्ट्रेटा है, उनके लोगों का रहन सहन, अपर स्ट्रेटा में रहने वाले लोगों की जो एजुकेशनल अटेनमेंट है, उनकी लाइफस्टाइल, उनके बिहेवियरल प्रैक्टिसेस, क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन लोअर स्ट्रेटा डियर फ्रेंड. और इसको लेकर देखिए बहुत सारे रिसर्च किए गए और कई बार ऐसा पाया गया कि देखिए जब आप अपर स्ट्रेटा में आपका बर्थ होता है, एक अमीर परिवार में आपका जन्म होता है, तो परिवार के अंदर आपको काफ़ी वैल्यू दी जाती है हाइजीन को, क्लीनलीनेस को. बट अगर आपका जन्म किसी पुअर फैमिली में हुआ है और जो पुअर फैमिली किसी स्लम एरिया में रह रही है, तो देखिए यहाँ पर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो आपकी सराउंडिंग है वो आपको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करती है. तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपर क्लास में जिनका बर्थ होता है, जो लोअर क्लास में जिनका बर्थ होता है, जिनकी अपब्रिंगिंग होती है, उनकी आइडेंटिटीज अलग अलग हो सकती है. तो एक ही कल्चर में बहुत सारे सब कल्चर्स भी होते हैं. दे आर डिफरेंट बाई देयर स्टाइल, देयर प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट एंड द काइंड ऑफ द एसोसिएशन दे ज्वाइन डियर फ्रेंड. अब यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ये जो कल्चर है दोस्तों, कल्चर स्टैटिक नहीं है, कल्चर स्टैग्नेट नहीं है, कल्चर समय के साथ बदलता रहता है दोस्तों. ये बात हमने आपके साथ पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि कल्चर इज डायनेमिक. जो भी चीज़ें समाज में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए हम एक्वायर करते हैं, हम डेवलप करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं. कोग्निटिव डायमेंशन है, मटेरियल डायमेंशंस हैं, नॉर्मेटिव डायमेंशंस हैं, अलग अलग डायमेंशन में डिस्कस की. बट ये जो कल्चर है दोस्तों, ये स्टैटिक नहीं है, स्टैग्नेट नहीं है. समय समय पर ये कल्चर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. और देखिए चेंज के लिए जो स्पार्क है, जो इम्पिटस है, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है दोस्तों. तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि समाज के अंदर ही कुछ ऐसे फोर्सेस इमर्ज होते हैं जिसकी वजह से कल्चर चेंज होता है. कई बार किसी दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आप आते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, अपने कल्चर को लेके आए और उनके साथ कांटेक्ट की वजह से भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए. कभी समाज के अंदर से कुछ ऐसे मूवमेंट आते हैं कि भाई हमारे समाज में ये चीज़ें अच्छी नहीं है, हमें इसको रिफॉर्म करना चाहिए. तो फोर्स फॉर चेंज इन कल्चर, इम्पिटस फॉर चेंज इन कल्चर, स्पार्क फॉर चेंज कैन कम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है दोस्तों. अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए जो कल्चरल चेंज होते हैं ये ग्रेजुअल भी हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैनर भी हो सकते हैं, जिनको हम इवोल्यूशनरी चेंज बोलते हैं. और ये रिवॉल्यूशनरी भी हो सकते हैं. इन वन गो, इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सोसाइटी में. जैसे कई बार आप पाएंगे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से समाज में चेंजेस आते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमने आपके साथ बात की. कई बार कुछ ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आ जाता है. जैसे इंटरनेट आप देखिए, समाज में रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया है, रिलेशनशिप्स में, ठीक है, स्कूलिंग में, जॉब में बहुत सारे चेंज आ गए हैं. तो चेंजेस कैन बी रिवॉल्यूशनरी एंड चेंजेस कैन बी इवोल्यूशनरी, दैट इज स्टेप बाय स्टेप मैनर. तो जैसे आप जहाँ पर भी रह रहे होंगे दोस्तों, कई बार आप पाएंगे कि आपके जब चाइल्डहुड था तो जो एवरेज टेम्परेचर था वो अराउंड 40 के आसपास था. जैसे जैसे आप बड़े हुए, जो एवरेज टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया. लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं. ये जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ रहे हैं, धीरे धीरे. तो ये चेंजेस कैसे हैं? ये रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड रिवॉल्यूशनरी चेंजेस. कई बार दूसरे कल्चर के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से भी चेंजेस होते हैं. इन्हें हम एक्सटर्नल चेंजेस बोलते हैं. आई होप इंटरनल
एक्सटर्नल इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अब कल्चर के बाद हम एक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसको सोशलाइजेशन बोला जा रहा है। देखिए, सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स इनको लर्न करते हैं दोस्तों। सो जब आपका बर्थ होता है, एट दैट टाइम यू आर ए बायोलॉजिकल बीइंग, बायोलॉजिकल इन्फेंट। ये जो बायोलॉजिकल इन्फेंट है, कैसे ये एक सामाजिक सदस्य बनता है, सोसाइटी का मेंबर बनता है, दैट प्रोसेस, that how an infant becomes the member of society, that process is known as socialization. When an infant becomes self-aware, he becomes a knowledgeable person, he learns, understand societal norms, societal values, societal expectation, that process is known as socialization. और देखिए, socialization कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक ही दिन में या एक ही रात में कंप्लीट हो जाता है। सोशलाइजेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों। So whole life you keep on understanding, keep of acquiring, keep on learning societal norms, societal values, societal customs, traditions, और इसकी बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए, एक सोशलाइजेशन ऐसा होता है जो आपका अपने परिवार के अंदर होता है, परिवार के सदस्यों के साथ होता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ होता है, अपनी सराउंडिंग में होता है। इस सोशलाइजेशन को प्राइमरी सोशलाइजेशन बोला जा रहा है। दूसरा तरह का सोशलाइजेशन ऐसा सोशलाइजेशन है जो फॉर्मल सेटिंग में होता है, स्कूल में, कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस में होता है, दैट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर अर्ली ईयर्स, मोस्टली व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स। सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है, दैट टेक्स प्लेस इन आवर इंटायर लाइफ, मोस्टली इन फॉर्मल सेटिंग, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि चाइल्डहुड में आपके जो फैमिली होते हैं, जो लार्जर किन ग्रुप्स होते हैं, ये आपको बहुत सारे तौर तरीके सिखाते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। बट सेकेंडरी सोशलाइजेशन दोस्तों, यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, देखिए, जो इंडिविजुअल्स, समाज के नॉर्म्स होते हैं, वो घर में या घर के जो लोग हैं उनके साथ क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। अब प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है, इसमें आप बहुत सारे नॉर्म्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न, इन्हें एक्वायर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। और प्राइमरी सोशलाइजेशन की मेनली जो एजेंसीज हैं दोस्तों, वो है फैमिली एंड पीयर ग्रुप। सेकेंडरी सोशलाइजेशन यू एक्वायर इन स्कूल्स, इन कॉलेज, थ्रू मास मीडिया, यू अंडरस्टैंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन दोस्तों। अब यहां पर एक डिबेट है दोस्तों। डिबेट ये है कि क्या सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है, क्या सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को लर्न करते हैं, और कहीं ना कहीं कंप्लीट कन्फर्मिटी की एक्सपेक्टेशन है कहां से, सोसाइटी से। या ये जो सोशलाइजेशन है, ये आपको इनफ अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी फ्रीडम को, अपने इनोवेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को भी क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्या सोशलाइजेशन लीड्स टू कंप्लीट कन्फर्मिटी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या सोशलाइजेशन में एक कंप्लीट कन्फर्मिटी है। बट यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस में जब हम दूसरों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सप्रेस आवर पर्सनालिटी, टू एक्सप्रेस आवर क्रिएटिविटी। तो हो सकता है कि परिवार में दो बच्चे हों, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, या बड़ी बेटी, छोटी बेटी, दोनों को एक ही तरह का सोशलाइजेशन दिया गया है, बट दोनों की पर्सनालिटी में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो सोशलाइजेशन कहीं भी ऐसा नहीं कि सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के वैल्यूज को जस्ट आप पर इम्पोज कर दिया जा रहा है। इट गिव्स यू इनफ अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम सब एक कल्चरल रोबोट बन जा रहे हैं, हम सब एक जैसा बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सोशलाइजेशन में समाज के जो तौर तरीके हैं, ये आपको सिखाए जाते हैं। एट द सेम टाइम आपको प्रॉपर ये फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी फ्रीडम को भी क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। सो दैट थिंग ऑल्सो वी गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टुडे। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, एक स्कॉलर है GH मीड,
उन्होंने बताया कि कैसे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के थ्रू आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं दोस्तों, और कैसे आप एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, कि हाउ पीपल दे लुक एट यू, उसके बेसिस पर आप अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और अपना एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस भी सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप डेवलप करते हैं। अब एक डिबेट है भारत में भी और अदरवाइज भी दोस्तों, कि ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ये कितना जेंडर्ड है दोस्तों, दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, हाउ जेंडर्ड इट इज। तो क्या ऐसा है कि समाज में जो सोशलाइजेशन पुरुषों को मिलता है, जो सोशलाइजेशन महिलाओं को मिलता है, उसमें एक रिमार्केबल डिफरेंस है। क्या हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि इफ़ इट इज़ अ बॉय ही विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलाइजेशन, आपको ऐसा इंकरेज किया जाएगा कि आप एक्सट्रोवर्ट रहो, आउटसाइड एक्टिविटीज़ करो, और अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको डिस्करेज किया जाएगा बाहर की एक्टिविटीज़ करने में, आपको बोला जाएगा कि आप डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, घर के कामों में हिस्सा लो। तो क्या ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इज इट जेंडर्ड? सो इफ यू से इन ब्लैक एंड वाइट तो इट इज यस। एनसीईआरटी में ही देखिए एक चैप्टर है, ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड ग्रोइंग अप एज अ गर्ल। उसमें ये आप समझते हैं कि कैसे जो एक बॉय है और एक गर्ल है, उनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। कैसे समाज आपको अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग तौर तरीके सिखाता है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। तो क्या सोशलाइजेशन जेंडर्ड है? एज अ बॉय यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी बॉयज यूज द स्ट्रीट फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। लड़कों के लिए जो सड़क है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, इस सड़क का यूज़ करते हुए आप अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहीं पर आप स्टंट भी कर रहे हैं, वहीं पर आप सोशलाइजेशन भी कर रहे हैं। बट लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए जो सड़क है ये बस एक तरीका है जिससे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर। उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं कि आप सड़क पर खड़े होकर आपस में सोशलाइजेशन करें या स्टंट करें। तो हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है इट इज जेंडर, डियर फ्रेंड। आई होप दिस पॉइंट यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड। कल्चर एज वेल एज सोशलाइजेशन, दोनों एस्पेक्ट को हमने दो पार्ट में आपके साथ कवर किया, और मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी दोस्तों। आप में से वो लोग जो सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी एट द एनालिटिक्स आईएएस, डियर फ्रेंड, गोइंग टू लॉन्च न्यू सोशोलॉजी ऑप्शनल बैच इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम 5th of January। और अगर 2027 का एग्जाम आप देना चाहते हैं और कंफर्टेबली समय रहते हुए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो डू ज्वाइन दिस बैच, डियर फ्रेंड। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। Thank you to all for joining me and for staying with me, dear friends.